हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। हम कर रहे थे परीक्षा की तैयारी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर्स के पूरे मार्क्स वाइज, 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स आप तक मैं पहुंचा रहा था। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, आप सभी बच्चों को मालूम है। अभी जो दौर चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, कोविड का, बहुत सारी परेशानियां हो रही है। इसी कारण से थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा था, मगर फिर से एक बार चलिए परीक्षा की तैयारी में भिड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमको देखने। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आप सभी बच्चों को मालूम है क्लास 10th की परीक्षा जो थी, बोर्ड एग्जाम की, जो स्टार्ट होनी थी 15 अप्रैल से, वो कैंसिल हो चुका है। और शायद तक चांसेस है कि क्लास 12th की परीक्षा भी कैंसिल हो जाए। फिर भी ये परीक्षा कैंसिल हुई है, अभी आगे बढ़ सकते हैं, तारीख नया आ सकता है, नया टाइम टेबल आ सकता है। तो परीक्षा की तैयारी आप धीरे धीरे भिड़े रहिए। सारे क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा मिल गया, ये मान के चलिए आपके लिए बहुत अच्छा है ये, ठीक है। तो परीक्षा की तैयारी में भिड़े रहिए, धीरे धीरे करके कुछ कुछ चैप्टर्स आप देखते रहिए, आपको बहुत समय मिलने वाला है परीक्षा के लिए। तो चलिए आज एक बार फिर से उसी क्रम में चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा, आज हम आपको बताएंगे 2 अंक में पूछे जाने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यहां मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल, और कमेंट जरूर कीजिए कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। प्लीज इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जो 3 नंबर के प्रश्न पर था, वहां मैंने बहुत सारे लिंक नीचे दे दिए थे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने वीडियो में बताए थे, उनके आंसर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए थे। और आज का क्लास वहीं से आगे है। आज हम आपको बताएंगे 2 अंकों वाले प्रश्नों के बारे में। तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन रखे मैंने, बहुत ही कम है, वो मैं आपको बताते चलता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो 2 अंक में आ सकते हैं। तो आज का हमारा प्रश्न क्रमांक जो 1 है वो है अनुगमन वेग क्या है। धारा घनत्व को परिभाषित करने के लिए बोलेगा अनुगमन वेग के साथ में। तो अनुगमन वेग के बारे में सबसे पहले सुन लीजिए। 2 नंबर में बहुत ही छोटा सा आंसर आपको लिखना है। आप यहां आंसर में लिख सकते हैं, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, कोई भी चालक रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से एक औसत वेग से प्रवाहित होते हैं। इस नियत औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितने छोटे प्रश्न बनते हैं वो बड़े प्रश्नों से ही मिलकर आते हैं, ठीक है, वहीं से निकल कर आते हैं। इसलिए बड़े प्रश्नों को अच्छे से तैयार करेंगे तो छोटे जो 1 नंबर 2 नंबर के प्रश्न हैं उनकी तैयारी खुद ब खुद हो जाती है। और ये सारे क्वेश्चन अनुगमन वेग मैंने 3 नंबर में भी बताया है और यहाँ 2 नंबर में भी आ गया ये, ठीक है। तो ये नियत औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। और धारा घनत्व बोलता है तो किसी चालक के प्रतीकांक अनुप्रस्थ कांच से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। चाहे तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं, धारा घनत्व को हम J से दिखाते हैं, J = I अपॉन होता है A, ठीक है। ये ओम का नियम लिखिए, प्रश्न क्रमांक 2 ओम का नियम। तो ओम का नियम आप सभी को मालूम है, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यदि किसी चालक की बोलता है भौतिक अवस्था जैसे लंबाई है, ताप है आदि में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। विभवांतर V लीजिएगा, धारा I लीजिएगा, V प्रोपोर्शनल टू I या V = RI, जहां R एक नेतांक है जिसे उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमको 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखने हैं। तो ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रश्न क्रमांक 3, क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है। ओम के नियम लागू होने की क्या अनिवार्यता है। तो ओम का नियम जो रहता है धातु चालकों के लिए सत्य रहता है। जितने भी धातु चालक है सभी के लिए ओम का नियम सत्य रहता है। और ओम का नियम लागू होने के लिए अनिवार्यता यह है, बोलता है कि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई है, ताप है आदि में परिवर्तन ना हो। और इन्हीं के साथ साथ ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि उन 2 परिस्थितियों को लिखिए जिनमें ओम की नियम लागू नहीं होता है। कब लागू नहीं होगा, लागू कब होता है ये जान लीजिए आप। लागू कब होता है, जब उसकी भौतिक अवस्था लंबाई और ताप में परिवर्तन ना हो बोलता है। तो दोनों पॉइंट लागू नहीं होगा पूछ रहे हैं ना, तो ध्यान दीजिएगा, ताप परिवर्तित हो और तार की लंबाई परिवर्तित हो, ये दोनों पॉइंट्स आप यहां लिख सकते हैं। ओके बच्चों,
तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा लिखिए, विमीय सूत्र और मात्रक बताइए। बोलता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ कांट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहते हैं हम, प्रतिरोधकता कहते हैं। मात्रक होता है ओम मीटर, विमीय सूत्र होता है ml³ T इनवर्स क्यूब A इनवर्स स्क्वायर। ये बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न हैं जो आपको तैयार रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आपको एक ही धातु के समान लंबाई के दो विभिन्न व्यास के दो तार दिए गए हैं, किसका प्रतिरोध अधिक होगा। बोलता है दो तार दिए गए हैं, दोनों की लंबाइयां एक समान हैं। अब यहां पूछा गया है कि किसका प्रतिरोध अधिक होगा, किस तार का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होगा, ये चीज पूछा गया है। प्रतिरोध भी पूछा गया है, साथ में विशिष्ट प्रतिरोध भी। तो पतले तार जिसका व्यास कम है उसका प्रतिरोध अधिक होगा। बोलता है जो तार कैसा होगा, पतला होगा, जिसका क्या चीज व्यास कम होगा उसका प्रतिरोध अधिक हो। क्यों, रीजन है R जो रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है एरिया के, और क्षेत्रफल बनता कैसे, क्षेत्रफल जो रहता है वो πr² होता है, त्रिज्या से ही बनता है। तो अगर प्रतिरोध अधिक है कब, जब तार का त्रिज्या कम है, त्रिज्या कम है मतलब उसका व्यास कम है, ठीक है। और विशिष्ट प्रतिरोध समान रहेगा क्योंकि दोनों ही धातु क्योंकि दोनों तार एक ही धातु के बने हुए हैं। विशिष्ट प्रतिरोध पर जो रहता है क्षेत्रफल का या फिर लंबाई का या त्रिज्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी चालक की चालकता को परिभाषित कीजिए और इसका ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो प्रतिरोध का जो उल्टा होता है, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है चालकता। वो क्या होता है, चालकता। चालकता को हम G से डिनोट करते हैं, कैपिटल G से। चालकता G = 1/R यहां हम लिख सकते हैं। मात्रक होता है महो, ओम का उल्टा होता है महो या साइमन, ओके। प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसके मात्रक लिखिए। बोलता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले तार को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बोलता है 1 ओम प्रतिरोध वाले तार के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जो वृद्धि होती है उसे तार का प्रतिरोधकता गुणांक या प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। यहाँ फार्मूला लिखा गया है। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, R-R0/R0 × T। इसका मात्रक डिग्री सेल्सियस है, ओके। मैग्नीन के 2 गुण लिखिए जिसके कारण इसके प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। बोलता है मैग्नीन के 2 गुण। या फिर यही प्रश्न में आपको ऐसा भी आ सकता है कि मिश्र धातु के, बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। मिश्र धातु के 2 गुण लिखिए जिसके कारण इसे प्रामाणिक प्रतिरोध बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो मैग्नीन या कोई भी मिश्र धातु का ले सकते हैं। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। क्या अधिक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। और दूसरा इसका प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत कम होता है, अर्थात ताप बढ़ाने में प्रतिरोध में नगण्य वृद्धि होती है। ये दोनों के दोनों पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं आप वीडियो पॉज कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप वीडियो थोड़ा सा पॉज करके आप सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आंसर भी मैंने साथ साथ लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा मटेरियल लिया ताकि आपको आंसर भी मिल जाए। ओके बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में कार इंजन को चालू करना आसान होता है। बोलता है ठंड के दिनों की तुलना में कोई भी जो इंजन होती है कार वगैरह की, तो ठंडे दिनों में बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध अधिक और गर्म दिनों में कम होता है। बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, बोलता है ठंडे दिनों में अधिक और गर्म दिनों में कम होता है। इस प्रकार ठंडे दिनों की तुलना में गर्म दिनों में बैटरी से अधिक धारा प्राप्त होती है। गर्म दिनों में अधिक धारा प्राप्त होगी तो बैटरी आसानी से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो सकता है। बैटरी से करंट आसानी से फ्लो होता है, इसलिए उसको चालू करना क्या होता है, बोलता है आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि व्हीटस्टोन सेतु में धारामापी और सेल का स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो सेतु की संतुलन अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। किसका बोलता है, धारामापी और सेल का स्थान जो रहता है, जो खाली स्थान पर जो रखा जाता है, जो बीच में गैप में रखा जाता है, वो अगर हम चेंज कर दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलता है तो संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीटर सेतु से क्या नापा जाता है, इसकी सुग्राहिता कब सर्वाधिक होती है। मीटर सेतु की सहायता से क्या नापते हैं, अज्ञात तार का प्रतिरोध नापा जाता है। और जब संतुलन बिंदु सेतु के तार के मध्य बिंदु पर प्राप्त होता है तो इसकी सुग्राहिता क्या होती है, बोलता है सर्वाधिक होती है। आपने प्रैक्टिकल किया है, आपको मालूम होगा, ठीक है। हम क्या करते थे, जो जॉकी होता था उसको तार के मध्य बिंदु पर प्राप्त करते थे, वहां सुग्राहिता क्या होती है, सर्वाधिक होती है।
अब मीटर सेतु का तार किस पदार्थ का बना होता है और क्यों? मीटर सेतु का जो तार होता है वो मैग्नीन, नाइक्रोम या कांस्टेंटन का बना होता है, क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्जाम्स के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि मीटर सेतु का तार किस पदार्थ का बना होता है और क्यों? तो मीटर सेतु का जो तार होता है वो मैग्नीन, नाइक्रोम या कांस्टेंटन का बना होता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता अधिक और प्रतिरोध ताप गुणांक कैसा होता है? बोलता है निम्न होता है। ओके बच्चों, अब विभवमापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है? यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा तार प्रयुक्त करके जिसका व्यास सर्वत्र एक समान हो, बोलता है तार की लंबाई अधिक हो तथा प्राथमिक परिपथ में बहने वाली धारा का मान कम हो। क्यों? क्योंकि धारा का मान कम रहेगा तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, तब सुग्राहिता क्या होती है? अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभवमापी पर ही। विभवमापी में विक्षेप एक ही ओर प्राप्त होने के दो संभावित कारण लिखिए। प्राथमिक परिपथ में लगे बैटरी का विद्युत वाहक बल प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से कम होने पर, जो प्राथमिक परिपथ में लगा हुआ बैटरी रहेगा उसका विद्युत वाहक बल अगर प्रायोगिक सेल के विद्युत वाहक बल से कम है तो विक्षेप एक ही ओर प्राप्त होगा। ये एक त्रुटि होती है, ठीक है। और दूसरा नंबर में है प्राथमिक सेल में लगे बैटरी और प्रायोगिक सेल के धनात्मक सिरे विभवमापी के एक ही सिरे से ना जुड़ने पर। इसीलिए हमेशा बोला जाता है जब भी प्रयोग किया जाता है तो जितने भी हम बैटरी यूज करते हैं सभी के धन सिरे एक बिंदु से और ऋण सिरे दूसरे बिंदु से जुड़े हों। विभवमापी के तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्न होने पर, बोलता है उसका विशिष्ट प्रतिरोध अगर कैसा होता है? निम्न होता है। तो ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिल सकते हैं। आगे देखते हैं हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, विभवमापी के विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक भी बताइए, बोलता है। तो विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव का जो पतंग होता है, देखे होंगे आपने जब प्रयोग किया था। हम विभवमापी में जब तार की लंबाई के साथ आगे बढ़ते हैं तो विभव के मान में कमी आती है, तो इसी को बोलते हैं बेटा कि विभवमापी के तार के प्रति एकांक लंबाई पर विभव के पतन को विभव प्रवणता कहते हैं। यदि विभवमापी के तार की लंबाई कैपिटल एल तथा उसके सिरों का विभवांतर वी हो, बोलता है कैपिटल वी हो, तो विभव रो इज इक्वल टू, ठीक है, रो से दिखाया गया वी अपॉन एल, इसका मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये सेम वही है, अगर एल लंबाई के तार का विभव वी है तो एक लंबाई एकांक लंबाई के तार का विभव वी अपॉन क्या हो जाता है? एल हो जाता है। वी अपॉन क्या हो जाता है बेटा? एल हो जाता है। ये याद रखना है। विभवमापी के तार की विभव प्रवणता दुगुनी करने पर शून्य विक्षेप की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बोलता है। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E और उच्च विभव से संतुलन बिंदु की दूरी L हो, तो आपने फार्मूला देखा होगा जब आप, मैंने पिछले वीडियो में लिंक भी दिया है विभवमापी के सिद्धांत का, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो E इजिकल टू रो एल, E इजिकल टू क्या है हमारे पास? रो एल, L इजिकल टू है E अपॉन रो, L इजिकल टू है 1 अपॉन रो। विभव प्रवणता को दुगुनी करने पर संतुलन बिंदु की लंबाई क्या रह जाती है, बोलता है आधी रह जाती है, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम आपको बताते जा रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न आप वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बोर्ड एग्जाम के लिए। विभवमापी वोल्टमीटर से किस प्रकार श्रेष्ठ है, यह समझाइए कि विभवमापी क्या है। ये बोलता है एक आदर्श वोल्टमीटर है। तो वोल्टमीटर की सहायता से विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापते समय कुछ विद्युत धारा वोल्टमीटर में प्रवाहित होने लगती है। अब वोल्टमीटर में मालूम है आपको प्लस माइनस दिया रहता है, तो करंट फ्लो कराते हैं तो कुछ वोल्टमीटर से प्रभावित होती है। तब वोल्टमीटर से जो नापा गया विभवांतर रहता है वो बहुत सटीक नहीं होता या सही नहीं होता, या वास्तविक विभवांतर से कुछ कम होता है। किंतु विभवमापी से जब हम विभवांतर मापते हैं उस समय हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अतः वहां तनिक भी विद्युत धारा नहीं, क्योंकि शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है? धारा का मान 0 होता है। अतः विभवमापी द्वारा विभवांतर या विद्युत वाहक बल का सही मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। स्पष्ट है कि विभवमापी क्या होता है? आदर्श वोल्टमीटर होता है। आगे विद्युत धारा की परिभाषा, इसका मात्रक, यह सदिश राशि है, यह अदिश राशि। पहला प्रश्न होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी चालक में आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसे हम क्या कहते हैं? हम विद्युत धारा कहते हैं। सूत्र के रूप में विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका मात्रक क्या होता है बेटा? एम्पियर होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिश्र धातु के तारों का उपयोग प्रतिरोध बॉक्स बनाने में क्यों किया जाता है, बोलता है। मिश्र धातु के तारों की प्रतिरोधकता अधिक होती है किंतु प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, बोलता है कम। हमेशा याद रखना, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है ये प्रश्न, कि मिश्र धातु के जो तार रहते हैं उसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है, अर्थात ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध में बहुत कम वृद्धि होती है। अतः प्रामाणिक प्रतिरोध के रूप में प्रतिरोध बॉक्स बनाने में इसका उपयोग किया
जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा। संयोजक तार तांबे या एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं या मोटे होते हैं तथा मोटे होते हैं क्यों बोलता है। तांबे या एल्यूमिनियम का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, इसके अतिरिक्त मोटा तार लेने पर उसका प्रतिरोध और क्या हो जाता है बोलता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अति चालकता क्या है, इसके उपयोग बताइए। अति चालकता कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकदम शून्य हो जाने की घटना को अति चालकता कहते हैं। जब प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो जो उसकी चालकता है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो प्रतिरोधकता के कम ताप पर बोलता है, प्रतिरोधकता के एकदम शून्य हो जाने की घटना को अति चालकता कहलाते हैं। और जिन पदार्थों में यह घटना होती है वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, अति चालक। उपयोग लिखा है, यदि किसी ऐसे परिपथ में जो अति चालकता की अवस्था में हो एक बार विद्युत धारा प्रवाहित कर दे तो विद्युत स्रोत हटा लेने पर भी लगातार महीनों तक, ठीक है, कई दिनों तक, कई घंटों तक बोलता है उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी। ये अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछा भी गया है, 2019 में आया है, ओमी प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध में अंतर लिखिए बोलता है। ओमी प्रतिरोध और अनओमी प्रतिरोध। ओमी प्रतिरोध जो ओम की नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमी चालक कहते हैं, और ओमी चालकों के प्रतिरोध को ओमी प्रतिरोध कहते हैं। वैसे ही वे चालक जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनओमी प्रतिरोध कहते हैं, अनओमी चालक कहते हैं, और उनके प्रतिरोध को अनओमी प्रतिरोध कहते हैं। ओमी प्रतिरोध में विभवांतर और धारा के बीच में खींचा गया जो ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा होता है, और जबकि अनओमी प्रतिरोध में V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखा नहीं होता है, एक वक्र होता है, कर्व के समान होता है। ठीक है, उदाहरण चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, नाइक्रोम आदि। और यहाँ अनओमी में अर्धचालक है, ट्रांजिस्टर है, द्रव अपघट्य आदि, ये सब हम ले सकते हैं। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। फिर पूछता है, फिर से एक बार वही प्रश्न है, विभवमापी में तारों की संख्या अधिक क्यों रखी जाती है, विभवमापी की तार की लंबाई अधिक क्यों होती है। विभवमापी में तारों की संख्या अधिक रखने या तार की लंबाई अधिक होने से सूत्र ρ = V/L के अनुसार विभव प्रवणता का मान कम हो जाता है, क्योंकि ρ और L एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। विभव प्रवणता रो का मान कम होने से सूत्र E = ρL या L = V/ρ के अनुसार संतुलन बिंदु की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे अधिक शुद्धता और यथार्थपूर्वक क्या किया जा सकता है, विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या कारण है कि उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस में लगाने पर घर में जल रहे अन्य बल्बों की रोशनी कुछ मंद पड़ जाती है। ये हमने देखा है घर में जब भी कोई हाई वोल्टेज का या उच्च सामर्थ्य वाला, ठीक है, क्या करते हैं हम, हीटर या फिर कोई मोटर चालू करते हैं तो अन्य बल्बों की रोशनी कुछ धीमी पड़ जाती है। तो रीजन, घर में सभी विद्युत उपकरण कैसे लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे रहते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। अतः उच्च सामर्थ्य का विद्युत हीटर मेंस में लगाने पर हीटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है बोलता है, हीटर में उच्च धारा प्रवाहित होती है, जिससे मेंस में आने वाले तारों में अत्यधिक विभव प्रदान हो जाता है। फलस्वरूप बल्ब के सिरों पर विभवांतर कम हो जाता है, तब बल्बों की रोशनी क्या हो जाती है, कुछ कम पड़ जाती है। ये मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताए हैं, करीब करीब 20-22 के आसपास में क्वेश्चंस हैं। आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सारे के सारे प्रश्न आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद ये तीसरा चैप्टर हमारा जो था विद्युत धारा वो खत्म हो गया, और मैंने बता चुका है आपको, बहुत समय आपके पास में, मैं धीरे धीरे करके सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहूंगा। और चूंकि अब नए बैचेस भी स्टार्ट करना है, तो नए बैचेस के लिए मैं नया जो चैप्टर है, जो चैप्टर नंबर 1 है, वहां से एक बार फिर से स्टार्ट करने वाला हूं। वहां से भी आप सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।